So next up we are going to see about inductor. Inductor is again a passive element, ठीक है। इंडक्टर पैसिव एलिमेंट क्यों है? क्योंकि अगेन सी हमारा क्या था, मैंने क्या बताया था आपको, एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस। एक्टिव एलिमेंट वो होता है जो इनफाइनाइट टाइम के लिए इंडिपेंडेंटली एनर्जी डिलीवर कर सके, करेक्ट। और पैसिव एलिमेंट कौन सा होगा? जो ऐसा ना कर सके, जिसकी ऐसी कैपेसिटी ना हो, ठीक है। इंडक्टर अगेन इज अ पैसिव एलिमेंट। तो अब इसमें देखो इंडक्टर का बेसिक क्या है, व्हाट इज एन इंडक्टर एक्चुअली। तो इंडक्टर का नाम देखो आप, इंडक्टर मतलब इंडक्ट होना, किसी चीज में किसी और की वजह से प्रभाव से कोई चीज पैदा होना। तो क्या हो रहा है इसमें, देखिए बहुत बेसिक से मैं समझाऊंगी आपको। आप लोगों ने मैग्नेट के बारे में पढ़ा होगा 10th क्लास में, 12th क्लास में। मैग्नेटिक लाइंस इमर्ज होती हैं फ्रॉम नॉर्थ पोल, दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर इनटू साउथ पोल, ठीक है। तो अब फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडे एक साइंटिस्ट था, उसने खूब सारी रिसर्च की और उसने बोला कि ये जो दो फिनोमेना है मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी, ये लिंक्ड है, ठीक है। उसने क्या कहा कि मैग्नेटिज्म की वजह से कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कहीं ना कहीं मैग्नेटिज्म एग्जिस्ट करता है। तो उसने पहले लॉ में क्या कहा, मैग्नेटिज्म फर्स्ट लॉ, फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक लाइंस को कट करता है तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। यानी ये जो रेड से आप यहाँ पर देख रहे हो, रेड कलर का, अगर मैं कहूँ कि ये एक इंडक्टर है तो मैं ये कह रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर ये एक इंडक्टर है तो इस इंडक्टर में मैग्नेटिक लाइंस को कट करने की वजह से एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा होगा, ठीक है। एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा होगा। ईएमएफ का मतलब क्या है, व्हाट इज ईएमएफ? ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि सॉर्ट ऑफ वोल्टेज, ठीक है। दूसरा लॉ क्या कह रहा है, दूसरा फैराडे का लॉ क्या कह रहा है, ये कि कंडक्टर है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो अ कंडक्टर। तो ये कंडक्टर है, ये क्योंकि ये मैग्नेटिक लाइंस को कट कर रहा है, इसकी वजह से इसमें एक ईएमएफ जनरेट हो रहा होगा। सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे स्टेट्स दैट कि इस कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा, इस कंडक्टर में जो ईएमएफ जनरेट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, कितना ईएमएफ जनरेट होगा, ये कौन जज करेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का क्या मतलब है, कितनी मैग्नेटिक लाइंस कितने टाइम में इस कंडक्टर से पास कर रही है, उसी पे डिपेंड करेगा कि कितना ईएमएफ इस कंडक्टर में जनरेट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज समझिए आप, अगर मेरा कोई सिंपल वायर है, ठीक है, एक सिंपल वायर भी है जिसमें करंट पास हो रहा है, एक सिंपल वायर है जिसमें करंट पास हो रहा है, इस करंट की वजह से भी यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, बट यूजुअली इट इज अ वेरी वीक मैग्नेटिक फील्ड। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू बी वेरी वेरी वीक। Whereas इंडक्टर के केस में क्या हो जाता है, व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ इंडक्टर, जब इंडक्टर में करंट पास करता है उसकी कॉइलिंग होने की वजह से, उसका ऐसा शेप होने की वजह से व्हाट हैपन्स, अ ग्रुप ऑफ फ्लक्स लाइंस accumulate here, they right, you get a group of flux lines। इन ग्रुप ऑफ फ्लक्स लाइंस की वजह से व्हाट डू आई गेट अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हियर, ठीक है। इसीलिए ये जो भी मैग्नेटिज्म के कंसेप्ट्स हैं, इसीलिए हम इंडक्टर से रिलेट करके पढ़ते हैं, ठीक है। हम रेजिस्टेंस में या सिंपल वायर में ये कंसेप्ट नहीं पढ़ते हैं। जब आप लोग ईएमटी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ेंगे, तो आप इसको और डीप में पढ़ेंगे। यहाँ पर जस्ट एक क्रक्स में दे रही हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाए कि इंडक्टर का बेसिक आता कहाँ से है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, जब भी किसी कंडक्टर से मैग्नेटिक लाइंस पास करेंगी तो उस कंडक्टर में एक ईएमएफ जनरेट होगा और वो ईएमएफ किसके प्रोपोर्शनल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के, यानी डी फाई बाई डी टी से, कितनी रेट से वो फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है, करेक्ट। अगर मैं यहाँ पर इस E के लिए, इस डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए एक फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो मैं बोल सकती हूँ ये किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा। इट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन द फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी मतलब कि कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट मैंने लिया है, कितनी डेंसिटी है फ्लक्स की, ठीक है, कितना फ्लक्स पास हो रहा है। और किस पे डिपेंड करेगा, इट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन एल। एल मतलब कि एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर, कितने एरिया से, कितनी लेंथ ऑफ द कंडक्टर से ये फ्लक्स पास हो रहा है।
It is going to depend on v. v is what? Linear velocity of the conductor. ठीक है, अगर ये कंडक्टर मूव कर रहा है तो ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है? अगर ये ज्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा तो ज्यादा ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा. And on sin theta, what is this theta now? This theta is the phase dispersion between conductor and magnetic field. ठीक है, तो साइन थीटा का मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर ये एग्जैक्टली एट 90 डिग्री रखा होगा, अगर ये मैग्नेटिक लाइंस के एग्जैक्टली 90 डिग्री पे होगा, मतलब मैक्सिमम लाइंस इससे पास कर पाएंगी और मैक्सिमम इलेक्ट्रो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें जनरेट होगा. करेक्ट. अगर ये पैरेलल टू द लाइंस रख दूंगी मैं, इसी फिगर से आप समझिए, अगर पैरेलल टू द लाइंस रख दूंगी, ऑल द लाइंस विल पास पैरेलल थ्रू द कंडक्टर और इसमें कोई भी ईएमएफ जनरेट नहीं हो पाएगा. राइट. तो ये जस्ट फॉर्मूला है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का, ई का, ये जो इसमें इंड्यूस होगा ईएमएफ. हाउ इज दिस इंपॉर्टेंट इन द स्टडी ऑफ इंडक्टर? आई लेट यू नो. तो देखो यहाँ पर इस पे ध्यान दीजिए आप पहले. ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी/dt. जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है दैट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. ठीक है, अगर अब मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, कैन आई राइट इट एज E इज इक्वल टू माइनस एन डी/dt. जस्ट प्रोपोर्शनैलिटी हटा के मैंने एक कांस्टेंट यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया. ठीक है, ये दिस बिकम्स द स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ. नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर, ये जो मैंने E का यहाँ पे आपको दिया है, दिस इज डायनेमिकली, दिस इज एक्चुअली मोर इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल. ठीक है, तो उन लोगों को समझ आना चाहिए. दिस इज डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, लाइक इन द केस ऑफ जनरेटर के केस में. ठीक है, और यहां पर ये जो मैंने बताया आपको, दिस is what? statically induced EMF, like in the case of transformer. जनरेटर मतलब जिसमें कॉइल रोटेट करते रहता है ना, वहां पर हम ये वाला चीज यूज करते हैं, बिकॉज वहां पर वेलोसिटी भी रोल में आता है, फेज भी रोल में आता है. अगर स्टैटिकली इंड्यूस हो रहा है लाइक इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF, like in the case of transformer. Example, transformer. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये जो मैंने फॉर्मूला बताया ना आपको, दिस फॉर्मूला दैट वी हैव सीन हियर, E इज इक्वल टू माइनस एन डी/dt. नाउ दिस इज नोन एज लेंज लॉ. ठीक है, इसको हम बोलते हैं लेंज लॉ. तो ये ES में कभी कभी डायरेक्टली पूछ देता है. दिस इज नोन एज लेंज लॉ. नाउ व्हाट वी हैव सीन, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं? देखो यहाँ पर देखो कि ये देखो यहाँ पर, आई विल टेल यू इन शॉर्ट. V की वजह से एक करंट जनरेट हो रहा है I. ठीक है, वी नो वोल्टेज की वजह से एक करंट जनरेट हो रहा है I. इस करंट की वजह से एक फाई जनरेट हो रहा है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जनरेट हो रही है. वी सीन हियर ना, करंट की वजह से वी जनरेटिंग है मैग्नेटिक फील्ड. इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, सी हियर, ड्यू टू दीज फ्लक्स लाइंस, ड्यू टू दिस चेंज ऑफ फ्लक्स, अगेन एक क्या जनरेट हो रहा है? एक EMF जनरेट हो रहा है. बट दिस EMF इज गोइंग टू अपोज द कॉज. दिस इज गोइंग टू अपोज द ओरिजिनल कॉज. ये जो EMF जनरेट होगा ये हमेशा इस V को घटाने की कोशिश करेगा. दिस इज ओनली लेंज लॉ. ठीक है, यही है लेंज लॉ. Correct. This is what is Lenz law, which is why we've placed this minus sign here. ये जो minus sign यहाँ पर आया है ना, this is because of this Lenz law. तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि अगर ये जो generated EMF है ये minus n d/dt है, तो मैं बोल सकती हूँ कि जो V है
with that it will be what, n d phi by dt, n d phi by dt. Why? Because I have told you this v is going to be equal to minus e, यानी जो जनरेटेड EMF होगा that is going to oppose the original cause. ठीक है, तो v को मैं लिख सकती हूँ n d phi by dt. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो फ्लक्स लिंकेज होता है, you'll study all this in EMT, but I'll tell you a little bit in shortcut here. Flux linkage, this is what flux linkage. If we talk about this flux linkage here, this is going to be equal to n phi. Flux linkage क्या होता है मेरा, n phi. अब यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देखो, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, v को d psi by dt लिख सकती हूँ, राइट, d psi by dt लिख सकती हूँ, क्योंकि ये n कांस्टेंट ही है ना, दिस n इज कांस्टेंट ओनली. इस फॉर्मूले में ये जो n है दिस इज कांस्टेंट ओनली ना, तो ये क्योंकि यहाँ पर प्रोपोर्शनल था तो मैं सिंपली फाई को रिप्लेस कर सकती हूँ विद साई. आई कैन जस्ट रिप्लेस दिस. ठीक है, ऑल्सो दिस लिंकेज इज प्रोपोर्शनल टू आई. वी ऑलरेडी टोल्ड यू ना, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही ज़्यादा उसकी वजह से प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा. तो दिस फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई ऑल्सो. आई कैन रिप्लेस इट. ठीक है, क्योंकि फाई प्रोपोर्शनल टू आई है तो साई इज ऑल्सो गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू आई. ठीक है, तीन क्वांटिटी आपस में, ये इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शन में, इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, तो ये दोनों भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे. करेक्ट, वेरी क्लियर. तो क्या मैं लिख सकती हूँ इसमें से, just I am removing this proportionality and I am just putting one constant. That constant only is known as inductance. Inductance इसी को हम बोलते हैं inductance. अब इन दोनों इक्वेशन से देखो, इन दोनों इक्वेशन से मैं क्या यील्ड कर सकती हूँ, साई इज इक्वल टू एल आई और वी इज इक्वल टू डी साई बाई डी टी. यहीं से मेरे पास आ जाता है वी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, विच इज नथिंग बट वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर. वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ये यहीं से आता है. दिस कम्स फ्रॉम द वेरी बेसिक. ठीक है, आई माइट हैव टोल्ड यू दिस डायरेक्टली ओनली, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा और क्लियर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए उतना सारा कहानी बताया. I'll tell it to you once more. शुरू से देख लीजिए हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी किसी कंडक्टर के थ्रू कोई मैग्नेटिक लाइंस पास होती है तो ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स उसके अंदर एक EMF इंड्यूस्ड होता है. ठीक है, वो जो EMF इंड्यूस होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. उस डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के हमने एक कांस्टेंट लगा दिया इसमें n. ठीक है, n. अब क्योंकि ये जो EMF होता है दैट अपोजेस द कॉज, इसकी वजह से हमने एक नेगेटिव साइन लगाया है. दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. जो ओरिजिनल वोल्टेज है, ओरिजिनल सोर्स है, उसकी वजह से करंट है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी वजह से इंड्यूस्ड EMF है. दैट EMF विल ऑलवेज अपोज द कॉज. ठीक है, ये हमेशा कॉज को अपोज करता है, इस वजह से हम यहाँ पे ये नेगेटिव साइन लगाते हैं. ठीक है, यहाँ से हमारे पास आ गया कि v इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, यानी कि जो वोल्टेज है उसको हम एन डी फाई बाई डी टी लिख सकते हैं. डी फाई डी टी इज वॉट, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. n is just a constant. ठीक है, फिर हम ये भी जानते थे कि ये जो फ्लक्स लिंकेज होता है, फ्लक्स लिंकेज, उसका फॉर्मूला हमें पता है n फाई होता है. ठीक है, इसको यूज करके आई हैव जस्ट रिप्लेस दिस n डी फाई बाई डी साई. साई फाई से प्रोपोर्शनल है, फाई आई से प्रोपोर्शनल है. फ्रॉम हियर इन सबको यूज करके आई गॉट साई इज इक्वल टू एल आई, और इन दोनों इक्वेशन से मेरे पास आ गया v इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी. नाउ हियर यू कैन सी इंडक्टर ऑलवेज अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. ठीक है, ये आप लोग अभी आगे भी पढ़ेंगे पर यहाँ से भी समझ सकते हैं. इंडक्टर ऑलवेज अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. ठीक है, यानी इंडक्टर क्या चाहता है, इंडक्टर क्या चाहता है, कांस्टेंट करंट मिलता रहे. ठीक है, तभी शॉर्ट सर्किट की तरफ बिहेव करता है. और अगर आप इसमें AC करंट डालेंगे, अगर ज़्यादा रेट होगा तो ये अपोज करेगा, इट विल प्रोवाइड रेजिस्टेंस. ठीक है, और जैसे आप लोगों ने R का फॉर्मूला हमने अभी देखा था, R का फॉर्मूला हमने देखा था रो L बाई ए, उसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं L का फॉर्मूला क्या हो जाएगा. यहाँ से देख के बताइए मुझे. L का फॉर्मूला मैं यहाँ से लिख रही हूँ n फाई बाई आई, राइट, n फाई बाई आई. इन हेनरी.
ठीक है, व्हाट इज दिस फाई नाउ, दिस फाई डिपेंड्स ऑन द कोर ऑफ द इंडक्टर, ठीक है। अगर एयर कोर होगा, यानी कि अगर उसके अंदर कुछ सॉलिड स्टील या आयरन कोर नहीं है, एयर कोर है, तो दिस फाई इज गोइंग टू बी 1, फाई का वैल्यू 1 होता है फॉर एयर कोर, एंड इन दैट केस दिस इंडक्टर विल बिहेव लीनियरली, ठीक है। इसका V और di/dt का जो कर्व होगा दैट इज गोइंग टू बी लीनियर। लेकिन अगर यहाँ पर कोर आपने आयरन का लगा दिया तो ये फाई सैचुरेट हो जाएगा, दिस फाई विल सैचुरेट विद करंट, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा तो ये फाई की वैल्यू सैचुरेट हो जाएगी, एंड इन दैट केस द इंडक्टर विल बी नॉन लीनियर, इंडक्टर विल बी नॉन लीनियर। अगर मैं आयरन कोर यूज कर लूंगी तो इंडक्टर मेरा नॉन लीनियर हो जाएगा, V/di/dt का जो कर्व होगा दैट विल बी नॉन लीनियर कर्व, ठीक है। तो ये है जब ये लीनियर इंडक्टर है। इन केस योर इंडक्टर इज नॉन लीनियर, सपोज यू गेट अ नॉन लीनियर इंडक्टर, उस केस में n का फॉर्मूला हो जाता है n² μ0 μr/A/L, ठीक है, n² μ0 μr/A/L, करेक्ट। ये हो जाएगा मेरा इसका L का फॉर्मूला, ठीक है। अब ये μ0 का वैल्यू आप जानते हैं 4π×10⁻⁷ μr इज व्हाट, रिलेटिव परमिएबिलिटी, A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड L इज लेंथ ऑफ कोर, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर एंड लेंथ ऑफ कोर। तो ये फॉर्मूला हो जाता है। परमिएबिलिटी ये मटेरियल साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आई हैव जस्ट मिक्स सम कंसेप्ट। परमिएबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इन विच मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, ठीक है। μr के लिए एयर के लिए μr की वैल्यू 1 होती है, राइट। अगर आप इसमें μr की वैल्यू 1 रख देंगे, यू विल गेट द सेम फॉर्मूला। तो ये दिस इज इन केस ऑफ अ नॉन लीनियर इंडक्टर, इन केस ऑफ अ नॉन लीनियर इंडक्टर। अगर लीनियर इंडक्टर है तो ऊपर वाला फॉर्मूला विल वर्क जस्ट फाइन, ठीक है, correct. So V is equal to L di/dt. This formula is valid only for a linear inductor. So this is valid only in case of linear, only in case of linear inductor, ठीक है, राइट। और अगर इंडक्टर टाइम वेरिएंट है तो दोनों को मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, L di/dt, इसमें एक और टर्म ऐड हो जाएगा I dl/dt, ठीक है, वेरी सिंपल। पावर क्या हो जाएगा, पावर बताइए मुझे, पावर ऑफ इंडक्टर, पावर भी देख लीजिए। तो पावर इज नथिंग बट VI ओनली, V की वैल्यूज में L di/dt into I. So this will give you the instantaneous power. This will give you the instantaneous power. What about heat produced? Heat produced की अगर बात करें तो इंटीग्रेशन P dt, इंटीग्रेट कर दीजिए Li di/dt. So you will get, यहाँ से देख लीजिए क्या आ जाएगा, I का इंटीग्रेशन सिंपल है, हाफ Li², ठीक है। दिस इज वेयर यू गेट दिस फॉर्मूला, ओके, दिस इज वेयर यू गेट दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा, ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा, आई होप, ठीक है ये सब कुछ, ठीक है। अब थोड़ा सा जो इसका क्रक्स है वो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। आई विल टेल यू द जस्ट सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इंडक्टर जो आप दिमाग में रख सकते हो। तो देखो, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर कितना होता है, VL इज गिवन बाय L di/dt. इन केस di/dt 0 हो जाए, if this di/dt is 0, di/dt 0 होने का मतलब है कि अगर मैं DC करंट अप्लाई कर दूं तो सिंपली देखो di/dt 0 हो जाएगा तो VL will be 0, ठीक है, which implies that this L will behave as short circuit, it will behave as short circuit। मतलब अगर मैं किसी सर्किट में इंडक्टर वाले सर्किट में अगर मैं DC सोर्स अप्लाई कर देती हूँ तो मेरा जो इंडक्टर है वो सिंपली शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, नथिंग एल्स, ठीक है। तो उस केस में करंट विल रिमेन जस्ट कांस्टेंट, ठीक है, करंट कांस्टेंट होगा। अगर di/dt 0 होगा तो इंडक्टर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ से आगे के लिए भी मैं एक वो बता देती हूँ, अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन
स्टेडी स्टेट कंडीशन मतलब जब डी आई बाई डी टी 0 हो जाए। फॉर डीसी सोर्स inductor behaves as शॉर्ट सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगेन आई एम टेलिंग यू V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी है। अगर मैं बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए देखूं, ठीक है, इफ आई लुक एट एन इंस्टेंट, मतलब अगर dt को टेंड्स टू 0 कर दूं, dt को टेंड्स टू 0 का मतलब कि अगर मैं एक किसी इंस्टेंट पे देखूं तो वोल्टेज क्या हो जाएगी, वोल्टेज विल बी इनफाइनाइट, इसका मतलब क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट। ठीक है, सडन चेंज ऑफ करंट को अप्लाई नहीं करता। दैट इज फॉर सडन चेंज ऑफ करंट इनफाइनाइट सोर्स वोल्टेज इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर आपको इंस्टेंटली करंट को चेंज करना है, यानी अगर टाइम इंटरवल 0 हो जाए और करंट को चेंज करना है तो हमें एक इनफाइनाइट सोर्स वोल्टेज चाहिए विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, मतलब वोल्टेज इंपल्स फंक्शन चाहिए विच इज नॉट पॉसिबल, विच मीन्स प्रैक्टिकल इंडक्टर हैज फाइनाइट वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, प्रैक्टिकल इंडक्टर has finite value of time constant. What is a time constant? टाइम कांस्टेंट क्या बताता है, कितने टाइम में उस एलिमेंट के थ्रू करंट चेंज कर सकते हैं। इंस्टेंटली चेंज नहीं कर सकते हैं, इंस्टेंटली चेंज करने के लिए एक इम्पल्स वोल्टेज फंक्शन चाहिए होगा विच इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, मतलब इसके थ्रू इंस्टेंटली वोल्टेज करंट चेंज नहीं हो सकता है। इसको थोड़ा सा क्या चाहिए होगा, हमें टाइम कांस्टेंट चाहिए होगा। कितना टाइम कांस्टेंट होता है LR सर्किट का, L अपॉन R। वील स्टडी अबाउट दिस इन डिटेल। यहाँ पर से अभी बस इतना याद कर लीजिए कि टाइम कांस्टेंट L बाय R होता है। क्यों होता है, क्योंकि इंस्टेंटली करंट चेंज नहीं कर सकता है, इंस्टेंटली करंट चेंज करना है तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। करेक्ट। नेक्स्ट देखिए प्रैक्टिकल इंडक्टर जो होगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 नहीं होता है। ठीक है, कुछ मिली ओम्स में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो उसमें कुछ लॉसेस होते हैं। ठीक है, लॉसेस होंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो लॉसेस होंगे। ऑल्सो अगर हाई वोल्टेज या हाई फ्रीक्वेंसी पे आप यूज करेंगे इंडक्टर को तो कुछ इंटरटर्न कैपेसिटेंस भी जनरेट हो जाता है। ठीक है, या फिर सेल्फ कैपेसिटेंस जिसको हम बोलते हैं। तो आइडियली जो इंडक्टर होता है उसमें केवल इंडक्टेंस होता है, लेकिन जो प्रैक्टिकली अवेलेबल होते हैं उसमें थोड़ा सा कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा और कुछ इंटरटर्न कैपेसिटेंस भी अवेलेबल होगा। ठीक है, ऑल्सो अगर इंडक्टर्स को हम सीरीज में या फिर किसी उसमें लगा रहे हैं तो वी जस्ट कैलकुलेट देम लाइक रेजिस्टेंसेस ओनली। ठीक है, रेजिस्टेंस की तरह ही उसको कैलकुलेट करते हैं। सो गाइज दैट इज़ इट फॉर टुडेज सेशन। इस सेशन में इतना ही। अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं या फिर कुछ समझ नहीं आया या कोई फर्दर क्वेश्चंस हैं या कुछ भी है तो यू कैन जस्ट टेल अस इन कमेंट्स और यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन आवर ईमेल आईडी। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप हमारी ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। अगर कोई जनरल डाउट है, कुछ कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। We will try to respond then and there also। ठीक है, थोड़ा डिले हो सकता है लेकिन हम रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप प्रिपेयरिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग द प्रेप बडी। थैंक यू सो मच।